नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो परीक्षा से पहले एक बार आप लोग इसे जरूर दे करके जाइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो है आपको बता दें कि अनअकैडमी पर लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 जो कि ये 12 महीने में प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ये बैच 6 अक्टूबर से जो है शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस यानी कि प्री और मेन्स को जो है कवर कराया जाएगा। और साथ में यूपीपीएससी और यूपी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है। यानी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में जो है मिलेगा। और हमारा जो है रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय 10% का डिस्काउंट वहाँ पे हो जाएगा। और 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में जो है अभी मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है कौन सा, यानी कि वाटर ब्रोन डिजीज कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, डेंगू। डेंगू ये जल जनित रोग नहीं है, ये वायरस के कारण होता है जिसके वाहक मच्छर होते हैं। जबकि टाइफाइड हो गया, हैजा, हेपेटाइटिस, ये जल के कारण होने वाले रोग हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के कारण परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी प्रदूषक है जो औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जबकि अन्य जो दिया गया है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, सूखा। प्राकृतिक विपदाओं में सूखा का निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। जबकि भूकंप हो गया, भूस्खलन, हरिकेन इत्यादि के प्रारंभ और अंत के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सूखा के बारे में नहीं लगाया जा सकता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरण पर मानवोद्भवी क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन ऑप्शन में आप देख सकते हैं बी विकल्प से हुए यहाँ पे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय यानी कि धनाढ़ता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। पर्यावरण पर मानवोद्भवी क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में जनसंख्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय और संसाधनों का दोहन करने में उपयोगी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख सकते हैं आप, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। भारत में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया, जिसमें विविक्त कण है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया, सीसा कण है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। तो इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन, मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सी दिया गया है कि संयोजन, मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल, ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। सातवां प्रश्न है, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है। तो भारत का योगदान 7%, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग 7% है। और भारत
प्रतिवर्ष 2274 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? तो यह है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति लगभग 2842 घन मीटर प्रतिवर्ष अधिकतम जल का उपयोग किया जाता है और भारत में लोग प्रति व्यक्ति 1089 घन मीटर प्रतिवर्ष जल का उपयोग करते हैं, जबकि वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति देखा जाए तो वह 1385 घन मीटर प्रतिवर्ष है। तो ये वैश्विक औसत है और सर्वाधिक यूएसए हो जाएगा। भारत का यदि पूछा जाए तो 1089 घन मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? तो इसमें देखा जाए सी ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हिमस्खलन हो गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, ये सभी हाइड्रो मौसमी प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं, जबकि समुद्री कटाव हो गया एक प्राकृतिक क्रिया है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है कितना? तो इसका लक्ष्य है 5 गीगावाट। बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट पावर उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किया गया है रवांडा में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगस्त 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर किगाली जो कि रवांडा में है हस्ताक्षर किए गए थे। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है? तो यह 350 गीगावाट। डी विकल्प से हो जाएगा। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 350 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना रखा गया है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है कौन सा? तो पहला है धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, दूसरा है लकड़ी चूल्हा, तीसरा मिट्टी तेल वाले हीटर। तो सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 प्रदूषण का स्रोत धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा तथा मिट्टी व तेल वाले हीटर हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, यहाँ तीनों ही। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? तो ये है कजली यानी कि सूत। ये विकल्प सही हो जाएगा। घरेलू, औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाला धुआं जिसे सूत या सूट कहते हैं, जिसे आम भाषा में कजली या कालिक भी कहा जाता है, मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु पर प्रत्यक्ष ये प्रभाव डालता है। इससे दृश्यता में कमी, फेफड़ों में धूल आदि जमना यानी कि अस्थमा जैसे अन्य रोग हो जाते हैं। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण है। तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। सी ऑप्शन सही होगा। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, असम, झारखंड के भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है प्राकृतिक स्रोत, और प्राकृतिक स्रोत में मुख्य नदियों तथा अन्य बड़े जल स्रोतों के माध्यम से भूजल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले दिया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस, तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह मनाया जाता है। बी का हो जाएगा तीसरा। विश्व ओजोन दिवस, ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी का पहला हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस, ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी का दूसरा हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। तो 4, 3, 1, 2 आप देख सकते हैं बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब
कि भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो ये है आपका अशोधित वाहित मल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की नदियों में लगातार बढ़ता प्रदूषण अशोधित वाहित मल के कारण यह होता है। और अगला प्रश्न है 18 नंबर, ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश का एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किस में उपयोग किया जाता है। तो पहला दिया गया है यहाँ पे सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, दूसरा बंजर भूमि के विकास में, तीसरा है बांध और जल धारण संरचनाओं में, चौथा ईंट उद्योग में। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जो आंसर होगा यहाँ पे डी विकल्प से होगा। 1, 2, 3 और 4 सभी यहाँ पे सही हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म पोषक के रूप में और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों को बनाने और बांध और जल धारण संरचनाओं के विकास में भी किया जाता है। तो चारों ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी कि NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो यह सड़क परिवहन, ये विकल्प सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत सड़क परिवहन से निकलने वाला धुआं है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है कितना। तो ये है 10 गीगावाट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य 10 गीगावाट रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल ईंधन है, जबकि अन्य जो ईंधन के दहन से जो है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है, और परंतु बायोगैस के दहन से ऐसा नहीं के बराबर होता है। इसलिए पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल कौन सा है, तो बायोगैस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बर्फानी तूफान। बर्फानी तूफान मौसम संबंधी खतरा है, जबकि हिमानी हो गया, भूस्खलन और तटीय कटाव, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं में यानी कि प्राकृतिक क्रियाओं में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकल्पित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव है। तो यह आपका 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक, बी ऑप्शन से हुआ। संकल्पित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक 2.53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास सृजित करने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक कम करना है। तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा गया है 57.1%, ये ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के लगभग 57.1% भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया था। तो ये आपका 2014 में आया था हुदहुद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। हुदहुद एक उष्णकटिबंधीय तूफान था। ये अक्टूबर 2014 में भारत के आंध्र प्रदेश तट से टकराया था। और अगला जो प्रश्न है, किसी देश से कुल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन के द्वारा किया जाता है, फिर USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, उसके बाद रूस के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
यानी कि CFCs वायु में है। तो वह हो जाएगा आपका फोम उद्योग। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। फोम उद्योग मानव उत्पत्ति संबंधी ऐसा स्रोत है जिसके चलते वायु में गैसीय प्रदूषक तत्व यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वृद्धि हो रही है। और 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? तो इसमें रासायनिक संदूषण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दावाग्नि हो गया, बिजली कौंधना, भूस्खलन, ये सभी प्राकृतिक खतरे हैं, जबकि रासायनिक संदूषण ये मानव जनित खतरा है। और रासायनिक संदूषण का प्रमुख कारण है कीटनाशकों और रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? तो हो जाएगा सीसा प्रदूषक के कारण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीसा एक प्रमुख प्रदूषक है जिसके कारण मानव को कैंसर हो सकता है। सीसा युक्त वायु में सांस लेने से मानव में कैंसर, मस्तिष्क रोग, किडनी की बीमारी जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, बी ऑप्शन से हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन का ऑक्साइड ऐसा वायु प्रदूषक है जिससे मनुष्यों की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। ओजोन भी शहरी क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषक है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, ये हो जाएगा असंशोधित मलजल। अब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत व नदियों में बहाया जाने वाला असंशोधित मलजल है। बाकी कृषि संबंधी जल प्रवाह भी है, विनियमित लघु उद्योग भी है, धार्मिक रीति रिवाज भी है, लेकिन ये प्रमुख नहीं है, गौड़ रूप में है। तो सबसे बड़ा पूछा गया है, इसलिए असंशोधित मलजल ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? तो यह है वर्ष 2030 तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपोषक विकास का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। और संपोषक विकास की वह अवधारणा है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान विकास दर जारी रखना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो है पूछा गया। तो ये आपका कब तक लक्ष्य रखा गया है प्राप्त करने का? 2030 तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नमक। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनर्स्थापना होता रहता है। और नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत या संसाधन कहे जाते हैं जैसे कि स्वच्छ वायु, उर्वर मिट्टी, ताज़ा पानी, जबकि नमक ये प्राकृतिक स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो ये हो जाएगा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, डी ऑप्शन से हो जाएगा। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्रमुख प्रदूषक है जो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश और उच्च ताप पर अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन श्वसन तंत्र की बीमारियां पैदा करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त में घुलकर शरीर को हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एक रासायनिक घटक है। यह तीव्र गंधयुक्त एक तीक्ष्ण जो है विषैली गैस है जो कई प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाओं में और ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। यह मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है और फेफड़ों की गंभीर बीमारी पैदा करती है। यह धुंध, कोहरे, अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदूषणकारी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से नहीं होता है। और इस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, और इसमें जो है विलायक के तौर पर इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। और आपका स्प्रे जो होता है उससे भी आपका CFC गैस ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, हाइड्रो पावर प्लांट्स। जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत तथा दुर्लभ ईंधन संसाधनों की रक्षा करता है। यह प्रदूषण रहित है और इसलिए पर्यावरण अनुकूल है। इससे किसी प्रकार का मृदा में प्रदूषण नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत परियोजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय पदचिह्न ये क्या निरूपित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र सही हो जाएगा। पारिस्थितिक पदचिह्न यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल के क्षेत्र को निरूपित करता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है, तो यह है कृषि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र की गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। कृषि बहिर्स्राव जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण भी है। यह 3 रूपों में होता है, एक उर्वरकों के उपयोग में निरंतर वृद्धि, दूसरा कीटनाशक एवं रोगनाशक दवाइयों का उपयोग तथा दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण मृदा क्षरण। इसके कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व नदियों, तालाबों, झीलों एवं झरनों में पहुंच जाते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है, तो इनमें देखा जाए डी विकल्प सही हो जाएगा, वाटरशेड विकास उपागम। और वाटरशेड विकास उपागम ये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, भूमि संसाधन विकास के समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का ये संशोधित कार्यक्रम है और इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षा जल एकत्रीकरण होता है और भूजल स्तर का संभरण होता है। इससे बहुफसलें लगाने और विविध कृषि आधारित कार्यकलाप चलाने में मदद मिलती है, जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रह रहे लोगों को अस्थायी आजीविका उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी, तो ये हुआ था पारा के प्रदूषण के कारण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान में मिनामाता आपदा ये पारा प्रदूषण के कारण हुई थी और यह बीमारी शरीर में पारा यानी कि मरकरी की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में यह बीमारी जापान की मिनामाता खाड़ी से पारा संक्रमित मछलियों को खाने से हुई थी और इससे शरीर के अंग, होठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न होता है इस रोग के कारण, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारा के कारण। 42वां क्वेश्चन है ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, मलजल का बहिस्राव। ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत मलजल का बहिस्राव है। घरेलू तथा सार्वजनिक मलजल में मुख्यतः भोजन अवशेष, घर में प्रयुक्त जल तथा शौचालयों में प्रयुक्त जल होता है। इसके प्रदूषक तत्व में अनेक प्रकार के जीवाणु, खमीर, फफूंद, अन्य परजीवी के अंडे मिलते हैं और इसमें अकार्बनिक अशुद्धियाँ जैसे चिकनी मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, रेत भी होती है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। पूछा गया ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो मल जल का बहिस्राव। 43वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है, तो वर्तमान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ए विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NDMA का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं और ये इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है, तो यह है मीथेन, सी विकल्प सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन गैस ये वायुमंडल में सबसे कम समय तक रुकती है क्योंकि इसका मूलर द्रव्यमान अन्य गैसों की अपेक्षा कम है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछा था वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन है, 78% के करीब पाया जाता है ये, और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है जो कि 21% के करीब पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि पूछा जाए तो 0.03% के करीब पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है नागोया उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जैव विविधता से।
डी विकल्प सही हो जाएगा। जैव विविधता पर एक सम्मेलन का आयोजन 29 अक्टूबर 2010 को नागोया, जो कि जापान में है, किया गया था। इस दौरान जैव विविधता पर नागोया प्रोटोकॉल जारी किया गया था। और जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो 22 मई को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक कज्जल यानी कि कालिख किससे निकलता है। तो ये निकलता है तापीय शक्ति संयंत्र से। डी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे अधिक कज्जल यानी कि सूट इसे कहते हैं, तो तापीय शक्ति संयंत्र से निकलता है। और तापीय शक्ति संयंत्र के बाद डीजल वाहन से सर्वाधिक कज्जल निकलता है। सर्वाधिक पूछा गया है, तापीय शक्ति संयंत्र हो जाएगा। दूसरे नंबर पे डीजल वाहन है। अगला प्रश्न है सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होता है परिवहन क्षेत्र से। ये विकल्प सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों के दहन से सतही ओजोन गैस उत्पन्न होती है ऑप्शन में, लेकिन जो दिया गया परिवहन क्षेत्र से जो है सर्वाधिक ये आपका सतही ओजोन उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन से कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो यह समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है। तो इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बाढ़। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। और भारत में ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि भूकंप एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। परंतु इन आपदाओं का प्रभाव जो है सीमित क्षेत्रों एवं बाढ़ की तुलना में कम होता है। इसलिए पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सा है, तो बाढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यकृत या गुर्दा संबंधी समस्या का। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में क्रोमियम होने पर मानव शरीर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और इस संदूषक के कारण रक्त कोशिकाएं, यकृत एवं गुर्दा प्रभावित होते हैं। और अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो ये शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। डी विकल्प सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ पर्यावरण एवं वन संरक्षण हेतु किया गया था और इस आंदोलन को विस्तारित करने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को है, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया, इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैसे इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय गौरा देवी नामक महिला को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है। तो यह जल मौसमी प्रकोप। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। यदि बात भारत के संदर्भ में की जाए तो यहाँ जीवन एवं संपत्ति को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली आपदा मौसमी जल प्रयोग है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है अब निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। तो ये ऑप्शन सही होगा आर्द्र स्थल यानी कि वेटलैंड्स। आर्द्र स्थल ये मीथेन का स्रोत होते हैं, जबकि फोम उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र एवं सीमेंट उद्योग मीथेन के स्रोत नहीं हैं। और पशुओं के द्वारा जो जुगाली किया जाता है उसमें भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। धान के खेत से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और आर्द्र भूमि जो आर्द्र स्थल हैं यानी कि वेटलैंड हैं उनमें से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन में आर्द्र स्थल दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन से हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है। तो ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा हाइड्रोजन के दहन से प्राप्त होता है। और 54 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया था। तो ये दिया गया था पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये विकल्प सही हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन यानी कि CH4 है एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड एवं अन्य कुछ गैसें भी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन में है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो औद्योगिक देशों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाती है। और यह प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में हस्ताक्षरित किया गया था और फरवरी 2005 में यह प्रभावी हुआ। और ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण ही जलवायु परिवर्तन की घटना घटित हो रही है। अतः इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक पर्यावरणीय आपदा से बचाना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मानव से संबंधित जो है कुछ भी प्रश्न थे इसमें। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इसके पहले भारतीय इतिहास हो गया और भारत का भूगोल के क्वेश्चन यानी कि अंतिम रिवीजन का वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।